हो गई ना। चलो जी करते हैं स्टार्ट। एक बार मेरे को ये बताना कि रेसिडेंशियल स्टेटस में हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए थे, है ना। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका पूरा हो गया है, रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाए फिर दो चैप्टर का टेस्ट रखेंगे साथ में, है ना। ये वाला पहले वाला रिवाइज करते हुए चलना। देखो जी, इसमें हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ये कर लिया। ये हो गया था सही से, अपना पूरा क्वेश्चन हो गए थे अपने। ठीक है। स्पेशल केस भी मैंने आपको बता दिया था, ये हमारा शायद पेंडिंग होगा अभी, है ना, ये पेंडिंग था क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है, इसको अभी बाद में करेंगे। इसके बाद ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करा दी सारी, है ना। यहाँ से अपन आगे चलते हैं और 3 क्वेश्चन यूरी वाला ये सब अपना हो गया था। स्पेशल केस 2 भी मैंने आपको बता दिया था, ये हो गया था ना। हमने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया शायद, ये वाला भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया था। न्यूली इंसर्टेड ये वाला भी पेंडिंग था क्योंकि इसमें भी आपकी अमेंडमेंट है। और उसके बाद हमने रिवीजन भी कर ली थी पूरी, है ना। आप आज की क्लास में हमें आर ओ आर एन ओ आर स्टार्ट करना था। आर ओ आर और एन ओ आर हमारे को स्टार्ट करना था। देखो जी, देखो सबसे पहली बात है, एक दो बातें बताते हैं। सबसे पहले बताओ, एक होता था आपका रेसिडेंट, एक होता था रेसिडेंट और एक होता था नॉन रेसिडेंट। सबसे पहले आप उस बंदे को रेसिडेंट कब कहते थे? इसमें दो केस होते थे, एक होता था जनरल और एक होता था आपका स्पेशल। स्पेशल की बात बाद में करेंगे, जनरल की बात बताओ कितनी सिचुएशन होती थी? दो। पहली क्या? एटलीस्ट 182 डेज, ठीक है, 182 हो या उससे ज्यादा हो। दूसरी केस क्या थी? 60 डेज। और पिछले 4 सालों में 365। ये कौन सा था? पिछले 4 सालों में। यहाँ तक ठीक है। स्पेशल केस में ओनली आपकी एक कंडीशन होती थी 182 वाली, और यहाँ पे बीच में और होता था, दोनों में से कोई भी हो जाए। यहाँ पे था अगर नन कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो नॉन रेसिडेंट होगा, है ना। यहाँ पर हमने 182 से ज्यादा पढ़ी थी। स्पेशल केस में आपके टोटल मिलाकर के 3 लोग आते थे। बताओ 3 लोग कौन कौन से होते थे वो? सबसे पहला इंडियन, पहले इंडियन ओरिजिन का बंदा, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। अगला बंदा, है ना, जो इंडिया के बाहर गया, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहे बिजनेस सेटअप करने के लिए। और तीसरा बंदा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और एक चीज उसमें और होती थी, इंडिया का सिटीजन हो। ऊपर वाले बंदे भी इंडिया के सिटीजन होते थे, बस इसके लिए बोला गया था पर्सन ऑफ इंडियन इंडियन ओरिजिन, जो बाहर गया, इंडिया आ रहा है किसी विजिट के लिए, है ना। इंडियन ओरिजिन का मतलब जिसके माँ बाप एच यू एफ कह रहा हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड, हिंदू नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, ठीक है। अनडिवाइडेड इंडिया था आपका 15 अगस्त 1947 से पहले वाला, या तो खुद हुए हों या उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी या नाना नानी, यहाँ तक की हमारी सारी बातें हो गई थी, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, जरा आगे की बात ध्यान से समझना। अब आगे की अपनी बात चलेगी आर ओ आर और एन ओ आर की। देखो पहली बात, आपने देखा कोई भी इंडिविजुअल, पहले इंडिविजुअल की ही बात करता हूं। आपने देखा कोई भी इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट है आगे जाना ही नहीं है, चैप्टर खत्म है हमारा, यहाँ चैप्टर खत्म हो गया, खत्म। इसको हटाओ। रेसिडेंट है तो आगे दो चीजें और आती हैं कि वो बंदा आर ओ आर होगा या वो बंदा एन ओ आर होगा। सर आर ओ आर एन ओ आर का मतलब क्या? आर ओ आर का मतलब जो आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो हमेशा इंडिया में रह रहे हैं, इसको बोला जाता है रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है ना, जो ऑर्डिनरली इंडिया में ही है। इसका बोला जाता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जो इंडिया में कभी रहता है कभी इंडिया के बाहर भी रहता है। तो ये एनओआर होगा आपका, ये आरओआर होगा, ठीक है। आरओआर के लिए दो कंडीशन दी गई, और अब की बार दोनों कंडीशन के बीच में लगा दिया गया एंड। दोनों कंडीशन के बीच में लगा एंड मतलब दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अब दोनों फुलफिल होंगी तो वो आरओआर होगा। और यहां समझना पहले, यहां क्या होगा, यहां पर है या तो दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, नन, और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो अब आप एनओआर बन जाओ। क्यों? रेसिडेंट बनने के बाद में चेक कर रहा हूं ना, आरओआर एनओआर, तो दोनों कंडीशन पूरी हुई तो आरओआर, एक पूरी हुई या एक भी पूरी नहीं हुई तो आप एनओआर की केस में आ जाओगे, ठीक है। अब समझना वो दो कंडीशन आपकी है क्या क्या, अभी बुक से भी पढ़ाऊंगा। पहले समझो दो कंडीशन है क्या। पहली कंडीशन बोली, जो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24। आपका प्रीवियस ईयर चला है 23-24। इससे पीछे के लास्ट के 10 सालों में से एटलीस्ट 2 साल में वो बंदा क्या हो? रेसिडेंट हो। लास्ट के 10 सालों में एटलीस्ट 2 सालों में रेसिडेंट। एग्जाम्पल मान के चलो, कोई बंदा शुरू से इंडिया में रह रहा है, हमेशा रेसिडेंट होगा पीछे, तो लास्ट के 10 में से कम 2 साल में रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। कम से कम दो से ऊपर जितने होंगे सब चलेगा। दूसरा, जो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, इसके पीछे के लास्ट के 7 सालों में, लास्ट के 7 सालों में कम से कम एटलीस्ट वो बंदा 730 डेज तक इंडिया में हो। 729 होगा नहीं चलेगा, कम से कम 730 या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए। अब आप एक बात खुद बताओ, अगर वो बंदा 2 बार रेसिडेंट है,
हो सकता है वो पूरे पूरे साल इंडिया में रहा हो, तो 365 जोड़ोगे 2 सालों के तो वहीं 730 हो जाते हैं पूरे। तो वो कह रहा है पीछे के 7 सालों में देखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि रेसिडेंट होगा तो पूरा टाइम इंडिया में होगा, हो सकता है वो सिर्फ 100 दिन के लिए हो लेकिन वो रेसिडेंट हो, है ना, वो दूसरी वाली ये वाली कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने पीछे 7 साल दिए। आपको ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही हैं तो वो बंदा ROR है। अगर दोनों में से कोई एक पूरी हो रही है या एक भी पूरी नहीं हो रही है तो वो बंदा NOR की कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अभी इस चीज को मैं पहले बुक से भी पढ़ाता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो देखो, रेसिडेंट में आपके दो होते हैं, एक ROR, एक होता है ROR और दूसरा होता है आपका NOR। यहाँ तक की बात ठीक है? पहला, इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ हिज बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी तभी तो रेसिडेंट बनेगा। एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन, जो दो आपने एडिशनल कंडीशन पढ़ी उनकी बात कर रहा है। NOR कब होगा? जब बेसिक में से कोई एक करी हो और आगे बट नॉट बोथ द एडिशनल, नॉट बोथ द एडिशनल इसीलिए लिखा है दोनों पूरी ना कर रहा हो, या तो एक पूरी कर रहा है या एक भी पूरी नहीं कर रहा। यहाँ तक की बात है ठीक है? एडिशनल कंडीशन क्या है? अब एडिशनल कंडीशन जरा ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। वो रेसिडेंट है एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 23-24, उससे पीछे के 10 सालों में कम से कम 2 बार रेसिडेंट रहो। कोई दिक्कत तो नहीं? अगला पढ़ो, वो प्रेजेंट है इंडिया में 730 दिन या उससे ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 730 दिन होगा ड्यूरिंग 7 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? 23-24। 23-24 के लिए तो आप निकाल रहे हो ना कि वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, उसको नहीं देखना, उसके पीछे के सारे देखने। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है सब? ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं? ये अभी फिर पेंडिंग छोड़ेंगे क्योंकि ये फिर से अमेंडमेंट है, इसको अभी छोड़ो, बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन 9 रहा आपके सामने, ये लो करके देखो एक बार क्वेश्चन 9। मजा आएगा क्वेश्चन 9 करके आपको। एक बार करके देखो। रेसिडेंट है, रेसिडेंट के बाद ROR है या NOR है? ROR है। चेक हो गया। देखो सबसे पहली चीज आप चेक कैसे करोगे? सबसे पहले देखो रेसिडेंट है नहीं, तो पहली बेसिक कंडीशन 182 तो नहीं हो रहे पूरे, लेकिन यहाँ 60 हो रहे हैं और पीछे के 4 सालों में आप देखो तो 365 से ऊपर आ जाएंगे। 365 से ऊपर आ रहे हैं ना? कितने आ रहे हैं? 410 आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हो गई, रेसिडेंट तो है। रेसिडेंट के बाद आगे बढ़ते हैं, दो चीजें होती है ROR NOR। पहले चेक करो ROR के लिए दोनों कंडीशन, दोनों में से एक भी पूरी नहीं हुई तो छोड़ो, फिर दूसरी चेक ही नहीं करनी, है ना? पहली कंडीशन क्या है? पीछे के 10 सालों में वो 2 बार रेसिडेंट रहा हो। तो पीछे के 10 सालों में देखो, पहला तो यहाँ पर रेसिडेंट हो रहा है सीधा, ठीक है, और भी आपका हो ही रहा होगा क्योंकि अगर, है ना, यहाँ पर भी देखो 110 हो रहे हैं, पीछे के 4 सालों में देखोगे यहाँ पर 210 वैसे ही आ गया आपका, बाकी भी मिलाओगे तो 365 से ऊपर ही हो रहा है आपका, तो रेसिडेंट तो होगा। ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई पहले ये बताना? पक्का सबको क्लियर हुई ना? अगर क्लियर नहीं हुई, यहाँ पर ना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। बेटा आपको एक बात बता देता हूँ, जब आप ये चेक कर रहे हो, ध्यान रखना मैं हाईलाइट करता हूँ, जब आप इस प्रीवियस ईयर के लिए चेक कर रहे हो तो इस प्रीवियस ईयर के लिए बस इतनी बात चेक करो, यहाँ पर 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर है। पीछे के 4 सालों में देखो, अगर 365 से ऊपर हुए तो इस साल में वो बंदा रेसिडेंट हो जाएगा, है ना? सेम ऐसे आप दूसरे इस साल का भी चेक कर सकते हो। जब आप इस साल का चेक करोगे तो यहाँ पर 60 आ रहे हैं, 60 ही चाहिए मेरे को, और पीछे के 4 सालों में 365 से अगर ऊपर होंगे तो दो में तो रेसिडेंट आ गया। सही बात है। दूसरी चीज मेरे को चेक क्या करनी है, मैं पेन चेंज करता हूँ। 23-24 को छोड़ दो, पीछे के 7 सालों में 1 2 3 4 5 और 2, पीछे के 7 सालों में 730 या उससे ज्यादा दिन होने चाहिए, उससे ज्यादा दिन है तो दोनों कंडीशन पूरी हुई, ये बंदा हो गया ROR। अदरवाइज बंदा क्या हो जाता? NOR। कोई दिक्कत परेशानी?
एक बार भले चेक भी कर लो कितना आ रहा है, 170, 150, 320। हाँ, कितने आ रहे हैं टोटल? 800 कुछ आ रहे हैं, 700 से ज्यादा है आपके, 730 से ज्यादा, भैया खत्म। आर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो प्रेजेंटेशन आपको कैसी रखनी है। सबसे पहली बात, ये बात मैंने आपको बताई थी, जब भी रेसिडेंट होता है आपको दोनों कंडीशन लिखनी है कि एनी वन ऑफ द टू कंडीशंस। पहली है 182 वाली, 60 और 365, सही बात है। यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद हम आगे और क्या करेंगे, उसके बाद आप ये देखोगे प्रीवियस ईयर 23-24 में वो 80 दिन के लिए रहा, पीछे के 4 सालों में 410 दिन के लिए उसने सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी करी, जिसकी वजह से वो बन गया रेसिडेंट। स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले दोनों कंडीशन लिखी उसके बारे में बताया, बात खत्म। रेसिडेंट हो गया। आरओआर एनओआर के लिए हम क्या बोलेंगे, वो आरओआर है क्योंकि वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सर एडिशनल कंडीशन कौन सी है, नीचे दोनों कंडीशन लिख कर क्या हो गए, बात खत्म। इसके बाद हमारे को कुछ भी नहीं करना, बस लिखना होता है। सर क्या एग्जैक्टली ऐसी लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता, अपनी लैंग्वेज में लिखो। जो तुमने पढ़ रखा है अपनी लैंग्वेज में लिखो, जरूरी नहीं है टेक्स्ट के हिसाब से पूरा चलोगे। बस एक बात ध्यान रखना, आपकी दोनों कंडीशन में ये दोनों चीजें बस फुलफिल होनी चाहिए। मैं कुछ भी लिखूं मतलब उसका यही निकलना चाहिए कि दोनों कंडीशन फुलफिल हुई हैं, दोनों कंडीशन के बीच में आपका एंड है। यहाँ पर बोला गया 10 में से, पीछे 10 के में से एटलीस्ट 2 साल में रेसिडेंट हो। ये कौन से 10 साल लिए हैं, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और वैसे यहाँ पर भी पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन के लिए हो। हाँ, सिर्फ 2 का प्रूफ देना होता है, क्योंकि पता है क्वेश्चन आपके सामने कैसा आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 10 में से सिर्फ वो 1 साल रेसिडेंट था, तो मेरी कंडीशन वहीं खत्म हो गई, फिर मेरे को आगे कुछ चेक ही नहीं करना, ऐसा आ सकता है। फिर वो आरओआर तो होगा ही नहीं, एनओआर होगा। तो दोनों में से आपकी कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी चेक ही मत करना, सीधा उसे एनओआर लिखना। अब बताता हूँ बच्चे यहाँ पे जल्दीबाजी में गलती क्या करते हैं, बच्चे पता है क्या गलती करते हैं। अब सीधी बात है, तुमने 2 चैप्टर में देख लिया टेक्स्ट में कितनी वैरायटी है, 16 चैप्टर इसके पढ़ोगे, जीएसटी पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लास्ट में बंदा क्या करके आता है, आरओआर की दोनों कंडीशन चेक करेगा, पहली दूसरी, पहली नहीं लगी, वो बंदा जल्दीबाजी में नॉन रेसिडेंट लिख कर आएगा, जो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। वो एनओआर होगा, वो नॉन रेसिडेंट नहीं है। एनओआर का मतलब है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि आप ऊपर तो चेक कर चुके हो ना, वो रेसिडेंट तो था ही। तो यहाँ तो एनओआर आना चाहिए, एनआर नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजों पे ना अपना बस अपनी कमांड रखना, फिर कहीं कोई आपकी गड़बड़ नहीं होगी, यहाँ तक ठीक है। चले आगे। जहां पे भी बच्चा जो जो गलतियां करता है मैं सब बताते हुए चलूंगा आपको। 10th क्वेश्चन आपके सामने, ये लो 10th क्वेश्चन करो। 10th क्वेश्चन ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आईसीआई के मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली वो पूछता है, एक बार ट्राई करके देखो। ऑनलाइन वाले बच्चों, लाइव वाले बच्चों, आपको भी करना है बेटा। अच्छा, ये कैमरा थोड़ा सा, एक सेकंड, हिल ही नहीं रहा क्या हुआ। क्या कह रहे हो, 1 मिनट रुकना यार। केशव इसको कैमरे को थोड़ा सा सही करेगा, मैं बताता हूँ तेरे को, थोड़ा सा इसको सही करियो, हल्का सा हिला। हम्म, और थोड़ी सी पोजीशन नीचे से हिला के इस तरफ करियो, अपनी तरफ। 1 सेकंड रुको बस। हाँ अब सही है, परफेक्ट है। चलेगा नहीं है मुझे लग रहा है। चल अभी चेक कर लेंगे, वो इसमें लाइव में थोड़ा सा देर बाद में आता है ना। आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, हिली गया। एक बार लाइव में चेक करना, सही आ रही है। इसमें तो आ ही नहीं रहा ना, आना तो चाहिए। देखना तुम में से किसी का चल रहा है तो।
इधर तो सही आ रहा है एकदम। आ रहा है कुछ? है? आप सही आ रही है। मेरे को तो लग रहा है इसमें तो जैसे से। हाँ सही है, सही आ रही है ना इसमें, ठीक है। हाँ जी। देखो, क्या बात कर रहे थे हम, क्वेश्चन पे थे। हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया, ब्रेटली वाला। बताओ। करा क्वेश्चन ब्रेटली वाला हो गया? देखो अब चेक करते हैं क्वेश्चन में है क्या, इसको भी करते हैं, आगे चलते हैं फिर। ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर विजिट इंडिया फॉर 100 डेज इन वेरी एवरी फाइनेंशियल ईयर, होगा ये वेरी नहीं होगा, एवरी होगा, इसको सही कर लेना, हर फाइनेंशियल ईयर में आएगा। दिस हैज बीन इज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर, फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले आप क्या चीज बोलोगे? सबसे पहले भैया 23-24 में वो कितने दिनों के लिए आया बताओ? 100 डेज के लिए आया, 60 से ज्यादा है? हाँ है। पिछले 4 सालों में 400 दिन के लिए आया होगा, रेसिडेंट तो है पक्का, रेसिडेंट है। अब आगे की बात करो। अगर वो रेसिडेंट है तो पिछले 10 सालों में वो 2 बार तो रेसिडेंट होगा, क्योंकि वो हर बार 100-100 साल के लिए आ रहा है ना, रेसिडेंट तो होगा। सही बात है। 7 सालों में कितने के लिए होगा? 730। 730 होने चाहिए, होगा 700 के लिए, तो यहाँ तो रह गया भाई। अब वो क्या होना चाहिए? एनओआर होना चाहिए। सही बात है। तो देखो पहले वाले का चेक करते हैं सबसे पहले आप। सबसे पहले पहले वाले का चेक करते हैं, ये रहा ब्रेटली की बात हो गई हमारी। ये वन ऑफ द बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है, तो वो होगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, लिखा अगर वो दोनों कंडीशन करेगा तो आर ओ आर, अदरवाइज वो एन आर एन ओ आर होगा। और ये चीज हमने चेक करी, 700 दिन आए तो वो एन ओ आर है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अगला केस उठाते हैं इसका। अगला है बंदा आपका कौन? श्रीनाथ। श्रीनाथ बंदा, ये क्या है? वुड योर आंसर चेंज ऑफ अबव फैक्ट रिलेटेड टू श्रीनाथ, इंडियन सिटीजन हु रिसाइड इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। अब इसका मतलब बताना। वो है बंदा इंडिया का सिटीजन, लेकिन वो इंडिया आ रहा है हर 100 दिनों के लिए, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बताओ। पक्का बताओ, थोड़ा सा सोचो इस बारे में। क्या इससे फर्क पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा? हाँ है ना। इस वाले केस में देखो, अब अगली बात करते हैं, बी वाली बात। ये हमारा ए था ना, अच्छा ए तो इसका अगला वाला ही था ना। इफ अबव फैक्ट इंडियन सिटीजन हु रिसाइड कम टू विजिट टू इंडिया, ही वुड बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। क्यों नॉन रेसिडेंट? क्योंकि वहां पे तो आप चीज ही एक चेक करते हो, 182 से ज्यादा है या नहीं है। 182 से ज्यादा होंगे नहीं, बात ही खत्म हो गई, इसलिए इसको तो हटा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक की बात ठीक है। और इसका मैं अभी आपको थर्ड वाला पार्ट तो नहीं करवा सकता, क्योंकि इस ये वही है जो अभी हमने ऊपर चीजें छोड़ रखी है अमेंडमेंट वाली, ठीक है। अमेंडमेंट वाला सारा कंटेक्स्ट एक साथ करेंगे, आपको एक बार में समझ आ जाएगा, एक चार्ट बनवाऊंगा, सारा समझ आ जाएगा उससे। ठीक है। यहाँ तक की अपनी सारी बातें हो गई। अब आओ इसके बाद आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th तो, 11th में तो कुछ ऐसा है नहीं, देखो। चलो एक बार पहले 11 देख ही लो। मिस्टर आकाश, इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया 14 जुलाई को छोड़ के चला गया था 2019 टू वर्क इन अ कंपनी इन ऑस्ट्रिया। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 ही लेफ्ट द जॉब, केम बैक टू इंडिया ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर को वो भाई साहब इंडिया में आए हैं टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। कह रहा है बताओ कौन सा होगा। आप आंसर मत देखो, पहले आप खुद से बताओ। अगर वो 30 सितंबर 23 को आए हैं तो वो इंडिया में कितने दिनों के लिए रहे होंगे भाई साहब? बताओ। 23-24 में इंडिया में कितने दिनों के लिए होंगे वो? हैं? 6 महीने तो हो गए पूरे, एग्जैक्ट दिन एग्जैक्ट डेज कितने आएंगे? 184। और 184 है बिल्कुल किनारे से, ये बंदा रेसिडेंट में आ गया, ठीक है। रेसिडेंट तो हो गया। अब रेसिडेंट के बाद आगे बात करते हैं आर ओ आर एन ओ आर। अब एक बात बताओ, 19 से पहले तो वो हमेशा बंदा यही था, है ना। आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, 23-24 से पीछे के 10 साल उठाओगे तो 19 से पहले तो बहुत सारे साल हैं। तो 10 में से 2 बार तो रेसिडेंट होगा ही होगा। 19 से पहले वो हमेशा यहाँ था, तो 365 366 दिन तो होंगे ही होंगे। 730 से ऊपर वैसे ही आ गए, तो ये हो गया आर ओ आर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आपका पेपर में ऐसा कोई एमसीक्यू आता है तो आपको ऐसे ही करना है, पूरा नहीं करने बैठ जाना वहां की डेज निकालो ये करो। जैसे भाई ने बोला लगभग 6 होने चाहिए, बस आप वो चीज चेक कर लो, क्योंकि 6 का मतलब 180 होता है, और हमें चाहिए 182, तो बिल्कुल किनारे से है, वो चीज चेक कर लो। पीछे का कुछ चेक नहीं करना, सीधा आर वार लगाओ, बात खत्म करो। ठीक है ना, वहां टाइम ही नहीं होगा एमसीक्यू में इतना, और एमसीक्यू में इतना ज्यादा टाइम लगाना जरूरी भी नहीं है। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? 12th क्वेश्चन आपको करना है, 12th क्वेश्चन आप करो। 12th क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिख दिया नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और वो फॉरेन सिटीजन है, मतलब स्पेशल केस तो लगेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, स्पेशल केस तो लगेगा ही नहीं।
ये बंद हो गया क्या? मैं वो देखो, मैं चालू नहीं हुआ। मुंह जबानी करके देखो, मुंह जबानी कर लोगे तुम्हें वाला क्वेश्चन। बताओ बताओ। रेसिडेंट और एनओआर, सिंपल सी बात है ना, एनओआर ही होगा। एनओआर होगा ऊपर, जैसे ही तो केस हो गया कि 100 है तो 700 ही आएगा, 730 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में है, कैसा भी है, अब आप आराम से कर सकते हो। एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। ही शेल बी एनओआर, रेसिडेंट तो है, एनओआर है। पॉइंट्स कीपिंग इन माइंड इन केस ऑफ लीप ईयर, जैसा कि अब हमारे क्वेश्चन में लीप ईयर आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, ध्यान रखना 29 दिन लोगे। दूसरा, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम इंडियन कोस्ट लाइन। इसका मतलब क्या है? मतलब बता देता हूँ, देखो। ये रहा आपका इंडिया, कुछ ऐसे करके होता है, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है? ऐसे करके इंडिया होता है। ये इंडिया की क्या है? ये इसको बोला जाता है कोस्टल लाइंस, जहाँ पे कोस्ट है। ठीक है ना? कोस्टल लाइन इनको बोला जाता है। कह रहे यहाँ से लेकर के अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक भी हम उसको इंडिया ही मानेंगे। आप बोलो मैं मुंबई के पास आकर के समुंदर में बैठा हूँ, इंडिया में माना जाऊंगा या नहीं? मैं इंडिया में ही हूँ। 12 नॉटिकल माइल्स तक पानी के अंदर, हवा के ऊपर, जमीन पे, हर जगह इंडिया ही माना जाएगा। उसके बाद नहीं माना जाएगा। यहाँ तक ठीक है? ये वाली बात लिखी है खाली। ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आता, पर ये बताई जाती है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। सो डज रेसिडेंशियल स्टेटस हैज एनीथिंग टू डू विद सिटीजनशिप? आप बताओ इसका आंसर, पहले देखो मत। एक बच्चे का डाउट, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप में कुछ है लेना देना आपस में? कोई लेना देना नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल चेक होता है, अलग चलेगा बिल्कुल, सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। इंडिविजुअल कैन देयरफॉर बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री इवन दो ही कैन ओनली हैव वन सिटीजनशिप। हाउएवर सिटीजनशिप हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। कभी कभी वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, जैसे आपने पढ़ रखा है इंडियन सिटीजन 3 केस में हमारे आते हैं, है ना? उन केसेस के लिए जरूरी है, बाकी कहीं पर भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है? भाई एक ना काम करना, इसका ना गेट बंद कर दो, ये एसी चल रहा ना। हाँ, तो ये नॉर्मल सी बात थी। और वैसे भी आपको बता रहा हूँ, पेपर में इसका कहीं कोई लेना देना नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ रखी है। ऐसा होता है कई बार, हमसे कोई, हमारे छोटे भाई बहन या कोई पूछ लेते हैं, सर क्या रेसिडेंशियल स्टेटस सिटीजनशिप सेम है? सेम नहीं है, अलग अलग। कभी भी इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो अब अक्षय कुमार को इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई, पहले नहीं थी, पर हमेशा टैक्स तो वो इंडिया में ही भर रहा था, रेसिडेंशियल स्टेटस तो यहीं का था ना, भले उसे कनाडा की सिटीजनशिप मिली थी या कहीं की भी मिली थी। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे, आ जाओ आगे की बात करते हैं। समरी चार्ट, जरा समरी चार्ट देखो जरा। अब इसका इंडिविजुअल है, अब यहां से देखो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इंडिविजुअल है, कोई भी एक बेसिक कंडीशन, एनी वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही नॉन रेसिडेंट, हो रही है तो रेसिडेंट है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आरओआर है, नहीं हो रही है एनओआर है। इसके बाद की चीजें मैंने अभी आपको बताई नहीं। वो केस क्या होता है, इस केस में ना इसको मैंडेटरी आर एनओआर बोल दिया जाता है, कि तुम कुछ भी करो तुम पक्का एनओआर ही हो। रेसिडेंट तो हो लेकिन एनओआर हो, तुम आरओआर की कैटेगरी में आओगे नहीं। लेकिन वो बातें मैं सारी की सारी एक साथ उठाऊंगा, अभी छोड़ो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ आकर के आपका इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा खत्म हुआ, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या चीज चेक करोगे? 182 डेज या उससे ज्यादा। स्पेशल केस है तो सिर्फ यही चेक होगा, अदरवाइज या तो ये हो या 60 दिन वाली बात हो। 60 दिन के साथ साथ पीछे 4 सालों में 365 दिन होने चाहिए। पर अगर आरओआर एनओआर की बात है, आरओआर में जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उसके पीछे के 10 साल में कम से कम 2 बार रेसिडेंट हो। सर क्या रेसिडेंट के साथ ये भी चेक करना होता है आरओआर एनओआर? कुछ चेक नहीं करना, बस रेसिडेंट हो और पीछे के 7 सालों में कम से कम 730 दिन के लिए वो बंदा इंडिया में हो। आपको पता है वो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, अगर आपकी किस्मत खराब हुई, जहां पे आपके 729 डेज बन रहे हो। ऐसे आते हैं कई बार क्वेश्चन, तो बस कैलकुलेशन सही से करना, अपना एक नियम बना के चलना, लीप ईयर में अपने डेज काउंट करने। रेसिडेंशियल स्टेटस में हमेशा जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो नंबर ऑफ डेज की ही होती है। बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है, लट्टू सा चैप्टर है, आप आगे पढ़ के देखो, कुछ भी नहीं है चैप्टर में। ठीक है? आगे बात करते हैं एचयूएफ की। एचयूएफ के लिए क्या बात बोली गई? पहले आपको एचयूएफ की बात ना मैं वैसे बताता हूँ, नॉर्मली एचयूएफ में क्या बात बोली गई। आपको सही लगे बाद में चार्ट बना भी लेना, लेकिन पहले समझ लो एचयूएफ है क्या। इन्होंने सिंपल सी बात बोली कि भैया देखो, आप ये चीज सिर्फ चेक करो कि कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से हो रही है एचयूएफ की। एचयूएफ तुम्हें ही पता क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। सिर्फ हिंदू का बिजनेस नहीं आता, इसमें बहुत भी और भी आते हैं, हमने सारे पढ़ लिए, है ना? सिख के भी आते हैं, जैन के भी आते हैं, सबके आते हैं। ठीक है? अगर कंट्रोल मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया से हो रहा है ना, 1% भी इंडिया से हो रहा है, तो वो तो बन जाएगा रेसिडेंट। कब? मुस्लिम फैमिली का ना ऐसे कहीं दे नहीं रखा एचयूएफ के लिए, सिर्फ दो का स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, सिख और जैन का।
तो उनको लेते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई इस पर क्वेश्चन आता भी नहीं। HUF के लिए क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी काम इंडिया से कर रहे हो, कंट्रोल या मैनेज, तो वो रेसिडेंट है। लेकिन अगर आप होली आउटसाइड इंडिया से कर रहे हो, होली आउटसाइड इंडिया का मतलब ये हो गया कि आप इंडिया से कोई भी कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। यहाँ तक की बात ठीक है। सर क्या इसमें भी ROR NOR है? हाँ जी, इसमें भी ROR NOR है। और एक बात आपको और बता दूं, इंडिविजुअल आपका हो गया, HUF आपका चल रहा है, HUF के बाद जितने भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें बस आपको एक बात पढ़नी है, या तो वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट। आगे ROR और NOR का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। कंपनी है या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट, पार्टनरशिप है रेसिडेंट होगी नॉन रेसिडेंट, LLP कोऑपरेटिव सोसाइटी सबके लिए, AOP BOI सबके लिए। सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए हम आगे थोड़ा सा बाइफर्केशन और करते हैं, ठीक है। तो पूरे टैक्स के लिए ना ये बात मान के चलना, इंडिविजुअल और HUF भाई भाई हैं, जहां जाते हैं साथ जाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बेसिक जब हम टैक्स रेट पढ़ रहे थे वहां पे भी स्लैब रेट वगैरह ऐसे ही था सबका। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ROR NOR के लिए पता है इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर एक बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं ट्राई करता हूँ कंफ्यूजन आपकी पहली बार में ही हटा दूं। वो कहते हैं आप ये चीज चेक करो, HUF का कर्ता होता है, अगर कर्ता ने दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करी। सर एडिशनल कंडीशन कौन सी होती थी? प्रीवियस ईयर के अलावा पीछे 10 में से 2 बार और 7 में से 730 दिन, ये दोनों कंडीशन अगर कर्ता ने पूरी करी तो HUF को हम ROR बोलेंगे। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन कर्ता ने पूरी नहीं करी तो वो NOR हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? अब मेरे सामने मैं एक आपके सामने ना एक केस रख रहा हूं, बताना। एक ऐसा MCQ पेपर में पूछा भी गया था, कर्ता इज नॉन रेसिडेंट, कर्ता इज नॉन रेसिडेंट, जबकि जो आपका HUF है वो NOR है, क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है? बताओ। कर्ता नॉन रेसिडेंट है, HUF आपका NOR है, क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है? हो सकता है, शायद हो सकती है, बताओ क्या लग रहा है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक बात ध्यान रखना, करता रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, ROR हो NOR हो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एडिशनल कंडीशन चेक करनी है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, CS के पेपर में केसेस बना करके दिए थे उन्होंने। क्या केस बनाए थे? करता नॉन रेसिडेंट है, बाकी करता कंडीशन दोनों पूरी कर रहा है, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है। नॉन अब आप ऐसी बात बताओ, सर ऐसा कैसे हो सकता है उसने दोनों कंडीशन पूरी करी और वो नॉन रेसिडेंट है? आपको बताता हूँ, करता के इस प्रीवियस ईयर में 23-24 में जो इंडिया में दिन थे वो 20 थे खाली, नॉन रेसिडेंट हो गया। पीछे के 10 साल में 2 बार रेसिडेंट था, पीछे के 7 सालों में 730 दिन थी, पूरी दोनों कंडीशन करी, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है। तो मेरे को चेक ही नहीं करना रेसिडेंशियल स्टेटस कर्ता का, ध्यान रखना, कर्ता का कुछ भी चेक नहीं करना, बस ये चीज चेक करनी है क्या कर्ता ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आप HUF को आंख बंद करके ROR लगा दो, दोनों में से एक भी नहीं करी NOR लगा दो, बात खत्म हो गई यहीं पर। कर्ता के रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा HUF के रेसिडेंशियल स्टेटस पे, मेन ये स्टेटमेंट है मेन। यहाँ तक की बातें क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब आ जाओ, अब हम जरा टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको चार्ट बनवाऊंगा, इसका चार्ट मैं बनवाऊंगा, ठीक है। पहले आओ जरा टेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है। HUF is said to be resident in India if control and management of its affair is wholly or partially situated in India। partially क्यों लिखा? आप थोड़ा सा भी इंडिया से कर रहे हो हम मान लेंगे रेसिडेंट हो, टोटली बाहर से करा तो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट, फिर तो कुछ देखना ही नहीं अपना को, ठीक है। देखो HUF नॉन रेसिडेंट होगा कब? कंट्रोल मैनेजमेंट होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है। कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब, सॉरी, कंट्रोल मैनेजमेंट सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर डिसीजन रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ द HUF आर टेकन, जहां पे आप बिजनेस के सारे डिसीजन ले रहे हो। मैं बिजनेस के सारे डिसीजन पाकिस्तान से ले रहा हूं तो नॉन रेसिडेंट हो जाऊंगा, इंडिया से ले रहा हूं तो भैया रेसिडेंट हो जाऊंगा। मैं पाकिस्तान से 90% ले रहा हूं, 10% इंडिया से ले रहा हूं तो भी रेसिडेंट माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। HUF शेल बी ROR इफ इंडिया इन इंडिया इफ मैनेजर और करता या जो उसे मैनेज कर रहा है ऑफ रेसिडेंट HUF सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, अदरवाइज इट शेल बी टर्म्ड एज RNOR। यही बात थी, ये वाली बात हमारी हो गई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। MCQ करते हैं, एक बार पहले आप देखो MCQ, बताओ, आंसर मत देखना, पहले खुद से निकालो, पता ही चल जाएगा आपको, कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सा MCQ है। करता resides majorly in China, ठीक है, while the other member of family stay in Jaipur, decision relating to purchase shipment of goods are taken by करता, while decision relating to selling distribution are taken care of। यार selling distribution कोई कंट्रोल मैनेजमेंट थोड़ी ना है, वो तो छोटे मोटे हैं, है ना, लेकिन जो मेन चीज है वो करता ले रहा है और करता बाहर है, तो भैया हम इसको क्या बोलेंगे बताओ? एक सेकंड, इसने और भी कुछ लिखा है क्या? मैंने कुछ गलत पढ़ा? करता रिसाइड मेजरली इन चाइना वाइल अदर मेंबर जयपुर में रह रहे हैं, डिसीजन रिलेटिंग टू परचेज एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स आर टेकन बाय करता वाइल डिसीजन रिलेट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा यहाँ पर, हाँ
हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर परचेज और शिपमेंट ऑफ गुड्स है ना, तो ये वाले डिसीजन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। और थोड़ा सा अगर आप अदर मेंबर के थ्रू ले रहे हो, अदर मेंबर आपके जयपुर में रहते हैं, तो आप उसे क्या मानते हुए चलोगे? रेसिडेंट तो है। पहले एक बात करते हैं, रेसिडेंट तो है, सही बात है। रेसिडेंट के बाद दूसरी चीज, करता क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। करता बेचारा चाइना में रह रहा है, हम तो यही मान के चलेंगे नहीं आता होगा यहाँ पे ज्यादा, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? वो एनओआर होगा। अगर मेरे को सही से डिटेल बता देता तो मैं कैलकुलेट कर लेता भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है? चलें आगे। 14 क्वेश्चन देखो जी, 14 क्वेश्चन। अब इसका ना मैं आपको पूरा आंसर पढ़ के दिखाऊंगा, इसका आंसर कैसे लिखना है। देखो, एच है, जो एच यू एफ, एबीसी एच यू एफ सिचुएटेड इन जापान, एच यू एफ है तो जापान में। फैमिली इज मैनेज बाय डी हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। भैया डी मैनेज कर रहा है मतलब डी करता है, करता रेसिडेंट हो ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड ऑल्सो सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, ये मेरे लिए काम की बात है, मेरे लिए तो ये काम की बात है। रेसिडेंट होना हो मेरे लिए बात नहीं है, दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। कह रहा है डिटरमाइन करो स्टेटस ऑफ एचयूएफ, अगर वो पार्टली इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, पार्टली इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, रेसिडेंट होगा, साथ में आरओआर भी होगा, यहाँ तक की बात ठीक है। लेकिन अगर पूरा का पूरा जापान से हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट ही हो गया, फिर तो मैं आगे कुछ चेक ही नहीं करूंगा, सीधा नॉन रेसिडेंट हुआ, बात खत्म। आंसर देख लो आप, आंसर में कुछ है नहीं, पार्टली होगा, दोनों कंडीशन कर रहा है, वो आरओआर होगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट ही बन जाएगा। कोई दिक्कत है एचयूएफ में? एचयूएफ खत्म है, इसके बाद कुछ नहीं है एचयूएफ में आपका, यहाँ पे आपका एचयूएफ खत्म होता है पूरा। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन करते हैं फिर। अच्छा, समरी चार्ट यहीं बना हुआ तो और ही बढ़िया है। एक बार पहले ये वाला क्वेश्चन आप करके देखो। बिजनेस ऑफ एचयूएफ ट्रांजैक्टेड फ्रॉम जर्मनी, ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर, सारे के सारे वहीं से लिए जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब पहली बात ये लिख दी पॉलिसी डिसीजन बाहर से लिए जाते हैं, मैं आगे की चीजें पढ़ूंगा? खत्म ही हो गया ना फिर तो, मैं आगे क्या पढ़ूँ? खत्म, टाटा बाय बाय कर दो, नॉन रेसिडेंट आएगा। कोई दिक्कत है ना? मेरे को चेक ही नहीं करना आगे कुछ। अच्छा आगे, ये FAQ है बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखना। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर इफ कर्ता ऑफ एचयूएफ इज आरओआर देन एचयूएफ हैज टू बी आरओआर ओनली। ऐसा नहीं होता, कर्ता आरओआर हो भी सकता है, एचयूएफ आरओआर ना हो, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है। उस देखो बात क्या लिखी है, कर्ता जो है एचयूएफ का वो आरओआर है, क्या पक्का है एचयूएफ भी आरओआर होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन बताता हूँ। कर्ता आरओआर है, इसका मतलब पहले कर्ता रेसिडेंट भी होगा, उसके बाद उसने दोनों कंडीशन पूरी करी, जब भी वो आरओआर बना। एक बात बताओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ एचयूएफ जर्मनी में, चाहे करता यहीं रह रहा हो, क्या फर्क पड़ जाएगा? आप एचयूएफ को तो नॉन रेसिडेंट ही बोलोगे ना, ऐसा तो नहीं होगा एचयूएफ को हमेशा आरओआर बोलोगे, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। तो ये लिखा है नॉट नेसेसरली, वेयर कंट्रोल मैनेजमेंट जो है होली आउटसाइड इंडिया है, तो वो तो फिर एनआर हो गया ना, चाहे ये आरओआर ही क्यों ना हो। ठीक है, आगे आओ। सर वेयर द कर्ता ऑफ एचयूएफ इज आर एनओआर, ठीक है, देन इट कैन बी सेड दैट एचयूएफ कांट बी आरओआर। ये बात बताना, अगर एचयूएफ का कर्ता एनओआर है, एचयूएफ का कर्ता एनओआर है, इसका मतलब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो क्या मैं इससे कह सकता हूं एचयूएफ जो है वो कभी भी आरओआर नहीं बन पाएगा? इस बात से मैं कह सकता हूं बिल्कुल एचयूएफ आरओआर नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर एचयूएफ को आरओआर बनना है तो करता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, करता दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सही बात है ना? आ सकता है ट्रू फॉल्स, चांसेस बहुत रेयर है, पर आएगा तो लॉजिकली तुम्हें पता है तो तुम सही लगा कर आओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो क्या लिखा है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, करता नॉट एबल टू सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन, इसीलिए कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एचयूएफ आपका आरओआर बन जाएगा। सही चीज है। समरी चार्ट देखो, कंट्रोल मैनेजमेंट एचयूएफ का होली और पार्टली थोड़ा सा भी इंडिया से है, रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं है, नॉन रेसिडेंट। मैनेजर और करता सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन आरओआर, अदरवाइज एनओआर। खत्म बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत परेशानी लग रही है तो बताओ। आगे तो चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है, अमेंडमेंट मेन बची है आपकी। एक आधी चीज और है आगे जो मेन काम की है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम आएगा आपका एक सेक्शन, ठीक है। कंपनी की बात करते हैं, पहले कंपनी का भी तो मैं चार्ट पढ़वा देता हूँ ना, कुछ है ही नहीं कंपनी का भी, फटाफट पढ़ लोगे। इंडियन, कोई भी इंडियन कंपनी है, चाहे उसके मेजर डिसीजन कहीं भी हो रहे हों, बोलोगे तो भैया रेसिडेंट ही। जैसे टाटा कंपनी है, चाहे डिसीजन बाहर जाके क्यों ना ले ले, हम तो रेसिडेंट बोलेंगे, भैया तुम इंडिया की कंपनी हो, यहाँ से कमा रहे हो, हमें तो टैक्स चाहिए, रेसिडेंट होगे पूरी इनकम पे टैक्स दोगे, हमारे लिए टैक्स बनेगा। इंडिया की कंपनी के लिए कुछ नहीं देखना। फॉरेन कंपनी के लिए एक बात देखनी है, उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है। सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जहाँ से बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते, अगर वो इंडिया में है तो रेसिडेंट, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। सर यहाँ आरओआर एनओआर नहीं आता, कुछ नहीं आता, खत्म। पार्टली वाली बात देखो, यहाँ पर ना ऐसा लिखा नहीं, क्योंकि देखो अगर कोई फॉरेन कंपनी है, वो थोड़ा सा भी इंडिया से कुछ मैनेज कर रही है, आप रेसिडेंट मान लोगे, ठीक है। इंडिया से बिल्कुल नहीं कर रही, बाहर की हो गई। इंडिया की कंपनी तो कहीं से कुछ भी करे, रेसिडेंट है ही है, वहां तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसका जरा टेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। इंडिया की कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, फॉरेन कंपनी
अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको पोएम बोला जाता है, आप पोएम पेपर में मत लिखना, पूरा लिखना प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। फाइनल में जाके ना आप ये यूज कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते, अभी वो चाह रहे हैं आपसे आप पूरा लिखो। सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, अदरवाइज इट शेल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट, अदरवाइज उसे नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या, जहां से की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, की डिसीजंस मतलब एक्सपेंशन कैसे करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, सारे बड़े बड़े डिसीजन आप ले रहे हो, बस इतना सा है कंपनी का, कोई दिक्कत। आगे ये फाइनल में जाके आपका 4 पेज का हो जाएगा, बहुत सारी चीजें और ऐड हो जाती हैं इसमें, अभी तो हम बहुत चीजें कम पढ़ रहे हैं। आओ जी क्वेश्चन देख लो। कंपनी रजिस्टर्ड इन स्विट्जरलैंड, कंपनी क्या है, स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है, हैज अ ब्रांच इन इंडिया। ठीक है जी। डिसीजन रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ द कंपनी आर पार्टली टेकन इन स्विट्जरलैंड पार्टली इन इंडिया। Determine the residential status of company assuming place of effective management to be situated in Switzerland। भैया उसने तो खुद ही बोल दिया ना प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बाहर है, फिर मैं डिसीजन पार्टली कहीं से भी क्यों ना ले लूं, मैं तो नॉन रेसिडेंट ही मानता हुआ चलूं। अगर वो ये बात नहीं लिखता तो मैं रेसिडेंट बोल देता उसे, क्योंकि थोड़ा सा भी इंडिया से हो ही रहा है। तो लास्ट ऐसी चीज बोली कि पूरा गेम खराब कर दिया उसने। ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है। ऐसा नहीं तुम पहली बात पढ़ के आंसर दे दो सीधा, ऐसे काम मत करना बस, ठीक है। हाँ ये आएगा ना, इसमें आएगा मजा, बस थोड़ी सी चीजें बची हैं, इनको खत्म करते हैं फटाफट। अगला देखो, अब सबका साथ में ले लिया, अब सबका एक ही जैसा ना, कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म है, कोई बिजनेस ट्रस्ट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको आप एओपी कहते हो, सबको लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी जैसे आपका ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, कोई भी अदर पर्सन जैसे आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, सबको साथ में ले लिया। थोड़ा सा भी होली और पार्टली कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेसिडेंट हो, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट हो। कंट्रोल मैनेजमेंट इज यूजुअली सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर हेड या द सीट और द डायरेक्टिंग पावर आर सिचुएटेड, जहां से लोग कंट्रोल अपने पास रख रहे हैं बस। सर थोड़ा सा भी इंडिया में हो तो रेसिडेंट, हाँ चाहे वो 1% ही क्यों ना कर रहा हो। आपने इंडिया को जहां यूज करा थोड़ा सा भी, हम तो भैया रेसिडेंट मान लेंगे, हम तो टैक्स पूरा लेंगे आपसे, इसीलिए इन्होंने ऐसा करा था। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट आर फर्दर, इसको ना आप अपनी बुक में प्लीज मार्क कर लेना। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ऐसे हैं जिसमें आप आरओआर और एनओआर के लिए फर्दर बाइफरकेट करते हो, बाकी हर जगह सिर्फ रेसिडेंट होता है। दे आर नॉट सपोज टू बी चेक फर्दर, बाकियों को चेक ही नहीं करना होता आरओआर है या एनओआर है। ये चीज प्लीज लिख लेना, पता है क्यों, रीजन बताता हूँ। पेपर में क्वेश्चन आएगा कंपनी का, वो आपको ऑप्शन देगा रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, आरओआर, एनओआर, बच्चा जज्बाती होकर आरओआर पे टिक करके आता है, मत करना, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और फिर पता बच्चा आके दलीलें क्या देता है, बच्चा कहता है एक बात बताओ सर, रेसिडेंट है तो आरओआर होगा ही ना। मैं कहा भाई ऐसे ये कोई बात थोड़ी होती है, जब आगे बात ही नहीं करिए तुम क्यों लगा कर आ रहे हो, है ना। रेसिडेंट इन केस ऑफ कंपनी फर्म ट्रस्ट एटसेट्रा फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ आरओआर, ऐसा बोला जाता है। इनमें जो भी आपका रेसिडेंट हुआ तो वो आरओआर ही है, लेकिन पेपर में नहीं लगा के आना मेरे को, पेपर में तो भैया मैं मानूंगा रेसिडेंट ही है, बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, क्लियर। आ गया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसएससी में बी आर एनओआर इन इंडिया, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आर एनओआर हो सकता है, सिर्फ एचयूएफ। चारों ऑप्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ ही है ना खाली, और कोई तो हो ही नहीं सकता। सर एक बात बताओ, अगर यहाँ पर लिखा होता इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका आरओआर हो। अब मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पर आईसीआई क्या करता है, आईसीआई कहता है अगर यहाँ आरओआर है तो तुम ऑल ऑफ दीज लगा कर आओ। क्यों ऑल ऑफ दीज लगा कर आओ, दोनों तरफ से खेलता है, इधर से भी कान पकड़ता है उधर से भी, कह रहा है क्योंकि हमने तो पहले बोल दिया ना जो यहाँ पर रेसिडेंट है उन सबको तो हम आरओआर मान ही रहे हैं, है ना। देख रहे हो, वैसे कह रहा है कि रेसिडेंट के आगे बढ़ना नहीं है, लेकिन वैसे कह रहा है चारों में अगर तुम्हारे को पूछा जाए इनमें से कौन आरओआर हो सकता है, आरओआर तो सारे हो सकते हैं क्योंकि रेसिडेंट होंगे तो आरओआर होगा। इसीलिए पेपर में ज्यादातर पता क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला आर एनओआर वाला, क्योंकि ये बात पक्की है आर एनओआर तो कोई नहीं हो सकता इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के, इसीलिए क्वेश्चन आने के चांसेस ये ज्यादा रहते हैं। अच्छा जी, 18वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट है, ये लो जी आपको करना है, अभी बताओ करके देखो। पहले यही ऐसे ही बता दो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। सेकंड, पहला नॉन हो गया, दूसरा कंपनी रजिस्टर्ड इन चाइना पार्टली कंट्रोल मैनेजमेंट फ्रॉम इट्स ब्रांच इन इंडिया, पोएम सिचुएटेड इन चाइना, नॉन रेसिडेंट। एबीसी 3 पार्टनर है, एएनसी लिव इन इंडिया, बी रह रहा है कुवैत में। फर्म इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ बी, फर्म पूरी की पूरी बी के कंट्रोल में। ड्यूरिंग द रेलेवेंट बी स्टे इन इंडिया फॉर 5 मंथ फॉर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल पर्पस। बताइए जी क्या होगा, सोच के बताना क्या होगा। एबीसी 3 पार्टनर हैं, ए और सी इंडिया में, बी रह रहा है कुवैत में। फर्म इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ बी, ठीक है, और बी इंडिया में रहा 5 महीने के लिए फॉर
पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल पर्पस, क्या लग रहा है? रेसिडेंट शायद, रेसिडेंट। मोहित कह रहे रुक जाओ बताता हूँ, कंफ्यूज कर दिया इसने तो, जरा दिमाग घुमा दिया। आओ जी, पहले तीनों के आंसर, पहले फर्स्ट दो के आंसर देखते हैं ना, उनको खत्म कर दें। नॉन रेसिडेंट आपका, नॉन रेसिडेंट है, अरे चल रहा भाई, नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, लास्ट देखो। पार्टनरशिप फर्म बिकम रेसिडेंट इन इंडिया अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में हो रहे हो। जिसके ऊपर बी है, जिसका टोटल कंट्रोल इंडिया में है भैया, वो 5 महीने के लिए तो इंडिया में आया है, तो वो तो रेसिडेंट बनेगा बनेगा, है ना। आपको सही बात बताऊं, टैक्स को पढ़ने के, टैक्स को क्वेश्चन करने के सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाओ, जो लॉ में बात लिखी हुई है ना उस पर स्टिक रहो बस, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। हम ज्यादातर गलती क्यों करते हैं? हम अपना मंदबुद्धि दिमाग चलाने लगते हैं जब भी गलती ज्यादा, क्यों? हम सोचते हैं ऐसा नहीं, ऐसा भाई ऐसा नहीं करना ना, जो सरकार ने बोला है मेरे को वही करना है, दैट्स इट, खत्म। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टिक रहो उस पर। जहां पर आप टैक्स के पेपर में ज्यादा जज्बाती हुए, तुमने अपने नंबर खो दिए, समझ के चलना। जो बात लिखी है अगर तुमने वही लिख के आए हो पेपर में बिल्कुल, तो कहीं कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सारी टैक्स में ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको लगता है यार नहीं ये तो गलत है, सरकार को ऐसे करना चाहिए था, भाई क्या फायदा तुम्हारी एडवाइस का, पेपर में तो वही मिलेगा ना जो सरकार ने करा है, जो तुमने करा है वो बाहर जाके बोलना, अभी नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा आगे देखो, एम फाउंडेशन ट्रस्ट प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ टू पुअर फैमिली, ठीक है। मेनी ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड डिसीजन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर ब्रांच इज टेकन इन द कंट्री ओनली, इन दैट कंट्री ओनली, मतलब उसी कंट्री में लिए जाते हैं डिसीजन जिसमें ब्रांच है उसकी। हेड ऑफिस मुंबई में है, कह रहा डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का पूछा है तो हेड ऑफिस का तो रेसिडेंट ही होगा, इसमें तो क्या ही बताना। पता है ऐसे क्वेश्चन बहुत घुमाता है, वो क्या करेगा, पहले बताएगा ट्रस्ट के बारे में, क्या कहा इंडिया में इतना कुछ है, ये है, बाहर है, सब कुछ है, बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस पूछेगा इंडिया वाली ब्रांच का, तो उसका तो रेसिडेंट ही होगा, है ना। इन चीज़ों पर ध्यान लगाना। आओ जी, इसके बाद आगे की बात करते हैं, यहाँ पर आएगा मजा, और इसको बहुत अच्छे से करना क्योंकि इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें टेबल के साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसको आप मानते हुए चलोगे कि हाँ भाई ये इनकम या तो आपने इंडिया से कमाई है, या मान लिया जाएगा कि आपने इंडिया से कमाई है, चाहे आपने बाहर से क्यों ना कमाई हो, मान लिया जाएगा। तो देखो दो चीजें हैं, क्या दो चीजें हैं वो समझते हैं। देखो पहला है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर का कोई बंदा आकर के ट्रेड फेयर में कुछ पैसे कमा के गया, आप क्या बोलोगे, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है, एक्रू अराइज इन इंडिया है, सही बात है। मैंने जा करके इंडिया के किसी भी रिसोर्स से कोई भी पैसा कमाया, क्या बोला जाएगा, एक्रू और अराइज इन इंडिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। पर इन्होंने इसके साथ एक चीज और लिख दी, क्या, कुछ ऐसी जगह है जब हम मान लेंगे उसको भी हम बोलेंगे इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, हम मान लेंगे कि वो भी आपने इंडिया से कमाई है, ठीक है। ऐसे कौन से केसेस हैं जरा उनको समझते हैं, फिर आपको इसका एक डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। देखो सबसे पहला क्या लिखा है, पहला, इसमें जो जो बातें मैं मार्क करवाऊँ ना प्लीज वो मार्क करते हुए चलना। इनकम रिसीव, या तो इंडिया में कोई इनकम रिसीव हुई है, या मान ली गई वो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर, आपने कमाई कहीं से भी हो, ध्यान रखना है क्या लिखा है, वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर, आपने कमाई कहीं से भी हो। एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरा लंदन में कोई घर है, वहां से मेरे को पैसे आने हैं, मैंने वो किराए पे दे रखा है, सबसे पहली बार में पैसे मेरे को मिल गए, मैं क्या बोलूंगा, इनकम डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, आपने रिसीव कर लियो इंडिया में, ठीक है, कमाई कहीं से भी हो। देखो दो चीजें हैं, पहले वाले में क्या लिखा है, पहले वाले में लिखा है अर्न कहीं भी करियो, रिसीव इंडिया में होनी चाहिए, और ध्यान रखना रिसीव का मतलब होता है पहली बार जब आपको मिले। मैंने लंदन में उससे पैसे ले करके अपनी फैमिली को भेजे, नहीं बोलोगे, ये रेमिटेंस हो गया, रेमिटेंस का मतलब हो गया मैंने ले करके फिर भेजे। रिसीव का मतलब ओरिजिनल सोर्स से जब मेरे को पैसा मिल रहा है सिर्फ उसी को रिसीव बोला जाएगा, पहली बार में जो आ रहा है, ठीक है। अगला देखो, इनकम विच एक्रू और अराइज और इट डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया और एल्सवेयर, जैसे मैंने इंडिया के सोर्स से पैसा कमाया, इंडिया में मुंबई में मेरा कोई घर है, मुंबई का घर मैंने किराए पे दे रखा है, लेकिन उसके पैसे मेरे को मिले जब मैं ओमान में कहीं किसी टूर पे गया हुआ था, क्या मैं मानूंगा उसे रिसीव इन इंडिया, हाँ जी मैं इंडिया का ही मानूं। आपको कहीं भी मिले हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने इंडिया से कमाया है तो वो इंडिया की इनकम हो गई। तो दो बातें हमेशा ध्यान रखना, या तो इंडिया से कोई इनकम कमाई हो, इंडिया के सोर्स से कमाई हो, या इंडिया में रिसीव हुई हो। हम तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है हम तो उस पर टैक्स लेंगे ही लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर है सब, यहाँ तक क्लियर है, चलें आगे। देखो ये दो बातें हो गई। अगला, इनकम विच एक्रू और अराइज
इनकम विच एक्रू और अराइज और रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब ये वाली बात समझना, इसका मतलब क्या है। मैंने इंडिया में कोई बिजनेस चालू करा, सेटअप इंडिया में करा था, या मैंने अपनी सीए की प्रैक्टिस प्रोफेशनली यहाँ से स्टार्ट करी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब मैंने यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते अपना यहाँ धीरे धीरे क्लाइंट कम करके मैं दुबई चला गया, मैं दुबई में काम कर रहा हूँ। तो क्या माना जाएगा अभी भी वो इंडिया की इनकम है? बिल्कुल माना जाएगा, अगर वो बिजनेस या तो इंडिया से सेटअप हुआ है या प्रोफेशन जो है वो आज भी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो दो बातें, इन दो बातों को हमेशा ध्यान रखना, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, थर्ड पॉइंट के साथ ना एक बात लिखना। बिजनेस जो कि सेटअप हुआ हो इंडिया में, बिजनेस जो कि सेटअप हुआ हो इंडिया में, प्रोफेशन जो कि कंट्रोल, प्रोफेशन जो कि कंट्रोल हो फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, याद रहेगा। इंडिया का बिजनेस और दूसरा प्रोफेशन जो कि कंट्रोल्ड हो इंडिया से। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, उसको भी मान लिया जाएगा कि ये इंडिया की इनकम है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। और लास्ट देखो, इनकम फ्रॉम, इनकम विच एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। वो तो इंडिया की इनकम रही नहीं ना यार, वो तो इंडिया की इनकम रही नहीं। मैंने बाहर किसी से कोई इनकम मिलनी थी और वो ली भी मैंने बाहर, कमाई भी बाहर, इंडिया से थोड़ी ना कोई लेना देना है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक बात बताओ, ये आगे टिक मार्क क्या लगा रखे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बात समझना, एक छोटा सा चार्ट बताता हूँ यहाँ, ये चार्ट ना आप भी बनाना, अभी मत बनाना पर पहले समझो क्या है। देखो, आपके पास टोटल तीन तरीके की इनकम है, अगर सही तरीके से देखोगे तो बस तीन तरीके की इनकम। कौन सी? पहली, या तो एक्रू हुई हो या अराइज हुई हो इंडिया में, एक्रू अराइज, या इनके साथ लिख लो डीम्ड भी हो सकता है कि डीम टू एक्रू अराइज इंडिया में हो। क्या होता है डीम टू, अभी हम सब पढ़ेंगे। या तो ये हुआ, या रिसीव हुआ हो इंडिया में, रिसीव इन इंडिया हुआ हो, या डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया हुआ हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डीम्ड में अलग से इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी है मान लिया जाता है इंडिया में पैसे मिले। अगर ऐसा है तो देखो, आपके पास कैटेगरी कौन कौन सी है? सर आर ओ आर होगा सबसे पहला, अगला होगा एन ओ आर, फिर उसके बाद होगा एन आर। सही बात है, तीन कैटेगरी है मेरे पास, सही बात है ना, तीन कैटेगरी है। तो मैं ये बोलूंगा ये इनकम तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, टैक्स तीनों को देना पड़ेगा चाहे वो कोई भी बंदा हो। क्यों? आपने इंडिया से कोई भी इनकम कमाई, इंडिया की सरकार को टैक्स देके जाओ, चाहे आप एनओआर हो चाहे एनआर हो। आरओआर को तो वैसे भी सब पे ही देना है, आरओआर को तो पकड़ के रखा है गवर्नमेंट ने, इसको तो कहीं नहीं छोड़ेंगे, सारा को इसको तो पूरे अच्छे से निचोड़ देंगे बिल्कुल। सही बात है। अच्छा, इस इनकम पे तो सबको टैक्स देना है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगला, अगला ऐसी इनकम जो हो रही है बिजनेस या प्रोफेशन से, जो कि सेटअप हुआ हो या कंट्रोल हुआ हो कहां पे? इंडिया। सेटअप इंडिया में हो गया हो, आज बाहर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशन जो आज भी कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, आपने बाहर कहीं भी कोई पैसा कमाया हो, हम तो इंडिया की इनकम मानेंगे। सही बात है। इस पे पता कौन कौन टैक्स देगा? आरओआर, आरओआर तो सारी पे ही टैक्स देगा। इस पे एनओआर भी आपका टैक्स देगा, नॉन रेसिडेंट के लिए मना कर दिया गया, कोई बात नहीं। क्योंकि एक बात खुद सोचो ना, कोई नॉन रेसिडेंट होगा तो वो इंडिया में बिजनेस क्यों ही सेटअप करेगा अपना? जनरली तो ये केस ही आपका एनओआर का बनता है ना, कि मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया, या प्रोफेशन कोई जो मेरे यहाँ से चल रहा है, मैं कभी कभी जाके बाहर से कुछ लेकर आ रहा हूँ, तो उसको बोला गया एनओआर भी इस पर टैक्स देगा, नॉन रेसिडेंट को हटा दिया गया। सही बात है। और लास्ट, ऐसी इनकम जो आपकी अराइज या एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हुई, अराइज या एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हुई, साथ में बताओ रिसीव भी क्या हुई? रिसीव भी हुई आउटसाइड इंडिया। बताओ इस पर टैक्स कौन देगा? आरओआर तो इस पे भी देगा, आरओआर को तो भैया हर जगह पकड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, ये दोनों इस पे टैक्स नहीं देंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये उनकी इनकम में ही नहीं आएगा, ना नॉन रेसिडेंट पर ना एनओआर। एक बात बताओ, बाहर का कोई बंदा मिस्टर जॉन, उसने बाहर कोई घर था वो रेंट पे दे दिया, वहां से पैसे कमा लिए, क्या इंडिया वाले उससे कोई टैक्स लेंगे? कोई टैक्स नहीं। बस आरओआर को बोला देखो तुम तो हमारे प्रिय हो, तुम तो सारा का सारा तुम इंडिया में रह रहे हो, तुमसे तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, तुमसे तो सारा लेंगे। एनओआर से दो जगह लेंगे, एनआर से सिर्फ एक जगह लेंगे जो उसने इंडिया से कमाया। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक बताऊं मैंने, मतलब याद कैसे करा था इसको। यहाँ पर आप याद रखोगे ये क्या है, 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे ध्यान रखना, और इसको भी इसी सीक्वेंस में याद रखना, 1 2 3। पहले इनकम को तीन को याद कैसे करोगे? पहली जो इंडिया में कमाई या इंडिया में रिसीव हुई, दूसरा बिजनेस प्रोफेशन जो सेटअप या कंट्रोल, तीसरा जो इंडिया के बाहर कमाई रिसीव भी बाहर हुई। ठीक है, इधर पहले तीन में सबसे पहला है इंडिया का बंदा, फिर थोड़ा बाहर का बंदा एनवार, फिर बिल्कुल बाहर का बंदा। ठीक है, इनकी इनकम किस तरीके से याद रखोगे अगर आपको याद रखनी? वैसे तो जनरली याद रहेगी, मैंने याद रखा था 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1। तुम्हें जैसे याद रखना हो, देखो 1 का 3 मतलब 1 का 3, एक आएगा पहले तीनों में, 2 का 2, दो में आएगा, 3 का 1, बस एक में आएगा और कहीं नहीं आएगा। बाकी जैसे तुम्हें याद रखना हो वैसे याद रख सकते हो, है ना, जैसे तुम्हारे को ठीक लगे। क्योंकि पेपर में तो ये आएगा क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आना पक्का है, पक्की बात है, आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लो, फिर चलते हैं हम आगे, इतना लिख लो।
हो जाए तो बताना। हो गया जी। चलें आगे। आओ देखो, पहले डाउट देख लो फिर आगे चलते हैं। माई फादर रिसीव एन अर्न इनकम आउटसाइड इंडिया, लेट से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। उन्होंने बाहर से कोई पैसा कमाया, बट लेटर ऑन दिस ईयर इट सेल्फ ही ट्रांसफर द अमाउंट टू इंडिया, विल दैट ऑल्सो भी कंसिडर टू बी रिसीव इन इंडिया? ऐसा नहीं होता। आपने बाहर कोई पैसा कमाया फिर आप उसको इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हो, वो रेमिटेंस होती है, वो रिसीव नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। इनकम फर्स्ट रिसीव एंड अर्न आउटसाइड इंडिया देन रेमिटेड और सेंट टू इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज इनकम रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इट शैल ओनली बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरओआर ओनली। एनआर और एनओआर में तो आएगी ही नहीं, याद रहेगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात थी। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट होता है हर केस में। एग्रीकल्चर इनकम को आप कहीं पर भी नहीं दिखाते हो। कौन सी इनकम एग्रीकल्चर की जो इंडिया में कमाई है वो ध्यान रखना है, इंडिया लिखा हुआ है। श्रीलंका से कोई एग्रीकल्चर की इनकम हुई, भैया टैक्स लगेगा, पूरा पूरा टैक्स लगेगा। ठीक है ना। एनी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट शैल नॉट बी कंसिडर टू बी द इनकम ऑफ करंट ईयर फॉर एनी स्टेटस। इसका मतलब क्या है समझना। आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, क्वेश्चन में दे दे पिछली बार की कोई ऐसी इनकम थी, जैसे 19-20 में कोई ऐसा अनटैक्स प्रॉफिट था जिस पे टैक्स नहीं लग पाया था किसी कारण की वजह से, या कोई ऐसा प्रॉफिट जो आप इंडिया में ले आए जिस पे टैक्स लगा नहीं लगा, कुछ भी है, ध्यान रखना उसको आप यहाँ पर किसी भी इनकम में नहीं दिखाओ है। ऐसे वो क्वेश्चन देगा आपको, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, इसी नाम से आता है जनरली, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, या पास्ट का कोई टैक्स प्रॉफिट है विच इज ब्रॉट इनटू इंडिया। ध्यान रखना तीनों में कहीं पर भी नहीं आएगा, तीनों से हटा दो देखते ही। ठीक है ना, क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देना है। पिछले साल की जो बातें थी वो पिछले साल में हो चुकी, नहीं भी होगी तो सरकार उसकी एडजस्टमेंट जब करेगी जब सरकार के नोटिस में वो चीज़ आएगी, आपको कुछ नहीं करना उसमें। तो दो चीज़ें ध्यान रखना, इंडिया से कोई खेती बाड़ी की इनकम कमाई नहीं आएगा, दूसरा पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। बाहर से कोई एग्रीकल्चर की इनकम कमा रहा हो, डिपेंड करता है, आप आर ओ पूरा आएगा, एनओआर हो तो नहीं आता, एनआर में भी वो नहीं आता। एनओआर में इसलिए नहीं आता क्योंकि एनओआर में बस एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है, वो है आपका बिजनेस और प्रोफेशन जो सेटअप इंडिया से चल रहा हो या कंट्रोल इंडिया से हो, बस। यहाँ तक की बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक क्लियर है सब? यहाँ तक क्लियर है? चले यहाँ से आगे। आओ जी, पहले एक क्वेश्चन देखूं, इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन हो जो आपको बताया जा सके। ये तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, पहले आप बताना फिर इसको ना डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, आपको आर ओ आर, एन ओ आर और एन आर तीनों के लिए बताना है इसमें से कौन कौन सी इनकम आएगी। ठीक है ना। एक बार बताओ करके, आर ओ आर में कितनी आ रही है, एन ओ आर में कितनी और एन आर में कितनी। देखिए पूरा का पूरा सही किसका होता है। ठीक है, बाकी एन ओ आर और एन आर समझ आ रहा है ना क्या करना? बस इनकम बतानी है, टैक्स नहीं बताना कुछ भी। बस इनकम बतानी है, आर ओ आर में कितनी, एन ओ आर में कितनी और एन आर में कितनी।
लाइव वाले बच्चों आप भी करो बेटा। 8 लाख। ठीक है अभी चेक करते हैं। मैंने भी नहीं देखा अभी तो आंसर। तीनों का साथ में ही कर लो, साथ में भी हो जाएगा पता है, टेबल बना के। क्योंकि अलग अलग करोगे, बार बार लिखोगे, क्या फायदा। क्या कहते हो, करें डिस्कस या कर रहे हो अभी? हो गया। क्लास वाला भी बताता हूँ देखो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देखो मैं ना आपको इसी उसमें टिक लगाते हुए चलूंगा कि पहला होगा ROR, फिर होगा NOR, और फिर होगा आपका NR। ठीक है, इसी तरीके से टिक लगाते हुए चलेंगे। सबसे पहले वाला देखो, सबसे पहले वाला क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कंट्रोल हो रहा है ना, अगर ये इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट आर रिसीव इन इंडिया। सबसे पहले बात करो, देखो ऐसा हाफ ऑफ द प्रॉफिट है जो इंडिया में मिला, मतलब 60 में से 30 तो सबके पास आएगा। 30,000 तो सबकी इनकम में आएगा क्योंकि इंडिया में रिसीव हुआ। सही बात है, बाकी का जो 30 बच गया वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो ROR में आएगा, NOR में आएगा, लेकिन NR में नहीं आता। ये हमने पढ़ा था, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं है बताओ? तो यहाँ आ गया 60 पूरा, यहाँ 60 पूरा, यहाँ 30 आएगा। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, 60 60 30, ठीक है। और चाहे तो आप अलग अलग करके भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने अलग अलग करके दिखाया कि पहले 30 अलग दिखा दो, बाकी के 30 अलग दिखा दो। अगला, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन कोरिया ब्रॉड टू इंडिया। इंडिया लेकर क्या, उससे मतलब नहीं है, एग्रीकल्चर बाहर की इनकम पे है, तो ये तो बाहर की इनकम है ना। ROR पे तो टैक्स आएगा ही आएगा। NOR पे आएगा नहीं आएगा, NR पे आएगा नहीं आएगा। भैया बाहर की इनकम है, वो वहां पे खुद टैक्स दे, हम क्यों अपने में काउंट करें? हम नहीं काउंट करेंगे तो देखो 10,000 वाली बात। हाँ, जब नहीं लिखा होता भी यही मान के चलेंगे, ठीक है। अगला देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मुंबई, जहां मुंबई की हाउस प्रॉपर्टी बात ही खत्म। ये तो इंडिया की इनकम हो गई, सोर्स यहाँ का आ गया, तो तीनों चीजें इंडिया में आनी चाहिए। खत्म, ठीक है। अगला, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी USA की है, रिसीव देयर 70,000 रेमिटेड टू इंडिया। कोई मतलब है क्या रेमिट करने से? क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। 1 लाख है, ROR में तो आएगा अभी भी, NOR में नहीं आएगा ना, NR में आएगा। बताओ, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? रेमिट कहीं पर करे हूँ उससे मेरे को मतलब ही नहीं है। ये देखो USA की प्रॉपर्टी थी, ROR में तो मैं हर एक की लूंगा ना, NOR और NR में नहीं आएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन पेरिस, सेटअप इंडिया में हुआ है, सेटअप इंडिया में हुआ है, चाहे रिसीव कहीं भी हो, ROR में आएगा, NOR में आएगा, NR में नहीं आएगा। NOR में हम ये वाली चीज लेते हैं। आगे आ जाओ। इनकम फ्रॉम डिपॉजिट विद एन इंडियन कंपनी, इंडिया की कंपनी है, बात ही खत्म हो गई ना, ROR NOR NR सब में आ जाओ। ठीक है, इंडिया की कंपनी है, देख लो सोर्स आपका कौन सा, इंडिया की कंपनी है, सही है। लास्ट पे आओ, लास्ट से इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखना। ईरान में बिजनेस कर रहे हो, वहीं के बैंक में पैसा डाला, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, मेरे को आगे की बात देखनी नहीं, रेमिट क्या हुआ, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, ROR में आएगा, NOR में आएगा, NR में नहीं आएगा। बात खत्म। बताओ कोई दिक्कत। एक बात ध्यान रखना, वो आपको क्वेश्चन में बहुत घुमाएगा रेमिट के नाम से, रेमिटेंस से कोई चीज नहीं देखनी। सबसे पहले ये देखो क्या सोर्स इंडिया का है, सब में डाल दो, या रिसीव इंडिया में हुआ तो सब में डाल दो, पहली बात। दूसरा देखो कोई ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन जो सेटअप इंडिया से हो रहा हो या कंट्रोल हो रहा हो, तो पहले दो में डाल दो, तीसरे को छोड़ दो। इसके अलावा जो भी होगा बस पहले में आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। इस तरीके से आ रहा हूँ। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है, एक बार फोर्थ ये हटा देता हूँ थोड़ा सा। फोर्थ पढ़ते हैं क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन USA, सोर्स तो इंडिया में नहीं है, रिसीव भी वहीं हुआ, और 70,000 इंडिया में रेमिट करे, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आपने रेमिट कितना करा, ये बाहर की प्रॉपर्टी है, बाहर ही बेच के आप बाहर चले गए, तो ROR में तो यहाँ आएगा। ROR का मतलब क्या है, मेरी प्रॉपर्टी बाहर थी, तो मैं तो इंडिया का बंदा हूँ ना, मैं तो टैक्स दूंगा ही दूंगा। NOR और NR पे नहीं आएगा। कोई दिक्कत, ये क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं 8-8 नंबर के। अब बताओ 8 नंबर इस क्वेश्चन में है क्या, करने बैठोगे, करने बैठोगे ना मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में, कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा एक ही क्वेश्चन है क्या, कोई और भी क्वेश्चन है वो भी देता हूँ आपको। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, 22। एक क्लास और लगेगी, रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म आपका परसों। कितना, 7,40,000, चेक करें, बाकियों का हुआ किसी का। 740, क्योंकि बस दो ही इसमें है जो आएगी, क्यों आएगी अब पहले बताया तो इसको एक बार समझ लो। डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम ऑफ UK बेस्ड कंपनी हैविंग प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर तो वो नॉन रेसिडेंट हो गई। सबसे पहला, इंडियन कंपनी से आपको मिली, इंडिया का सोर्स है, ये तो आएगा ही आएगा। दूसरा, रिसीव फ्रॉम अ कंपनी इन ईरान बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, यार वो तो NOR के केस में आता था ना, आप तो नॉन रेसिडेंट हो गए हो अब, तो ये तो नहीं आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं।
आगे चले, 290 फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट फॉर यूज ऑफ अ ट्रेडमार्क फॉर अ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया से मिला, बिल्कुल आएगा। 800 US डॉलर रिसीव इन यूएसए फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन फॉर अ यूज ऑफ नो हाउ फॉर अ बिजनेस इन इंडिया बट ब्रॉट टू इंडिया अंडर 23-24, आपको मिले पहले थे, इंडिया में लेकर के आ रहे हो, मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसे पहले की इनकम आप इंडिया में लेकर आ रहे हो या पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है उसमें कुछ नहीं होता, इग्नोर करो। 990 फॉर सप्लाइंग मैन पावर फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन पाकिस्तान, नॉन रेसिडेंट में कहीं नहीं आएगा, ROR होता तो आता बिल्कुल, ठीक है ना, नॉन रेसिडेंट में कहीं नहीं आएगा। थर्ड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इन इंडिया ना, सोर्स इंडिया का है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, ये क्लियर है? ये इसमें डाउट आ रहा है कि सर समझ ही नहीं आ रहा इसमें तो कौन सा किस में डालना है, ऐसा कुछ हो रहा है तो बताओ। मोहित कोई दिक्कत? चौथा वाला, चौथे वाले में ना आप ध्यान से देखो उसने क्या लिखा है, उसने कहा मैंने इनकम पहले कमा ली थी 17-18 में, बस अब मैं इंडिया में उसे अभी लेकर के आया हूँ। पहले की कोई इनकम आपने बाहर कमाई थी तो उस टाइम पे ले ली होगी ना, बाहर आपने भले कमाई हो, अगर सोर्स इंडिया का होता या कुछ होता आपने उसी टाइम ले ली होगी, फिर मैं उसको बार बार क्यों लूंगा, है ना। दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, पहले की कोई इनकम आप अभी इंडिया में लेके आ रहे हो उसको कहीं पर भी नहीं लोगे, किसी में भी नहीं लोगे, ROR में भी नहीं लोगे, या पहले का कोई अनटैक्स प्रॉफिट है उसकी बातें हो चुकी, उन्हें नहीं लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, ये क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, क्लियर? चलें आगे। अब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आज बताता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा तो आज मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा। बस मैं आपको इसका आज पहला पॉइंट बता देता हूँ, बिजनेस कनेक्शन, ये समझ लो बिजनेस कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपकी आती है। देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ऐसा कम माना जाएगा कि इंडिया में आपका कोई बिजनेस कनेक्शन है जहां से इनकम आई, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है तो इंडिया से पैसा आया तो वो तो आप तीनों में दिखाते हो, तो उसके लिए पता होना चाहिए बिजनेस कनेक्शन क्या है। इसके ऊपर कभी कभी थ्योरी पूछी जाती है पर बहुत रेयर चांस है पूछी जाए। बिजनेस कनेक्शन का मतलब कोई भी एक्टिविटी जो इंडिया में हो रही हो थ्रू विच इनकम एक्चुअली अराइजेज आउटसाइड इंडिया, इनकम इंडिया के बाहर हो रही है लेकिन इंडिया में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसको आप बोल रहे हो बिजनेस कनेक्शन है, ठीक है। टैक्स हैज टू बी पे ऑन द प्रॉफिट अर्न ड्यू टू एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट इन इंडिया, इंडिया में आपने कोई भी एक्टिविटी करी उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ टैक्स तो देना पड़ेगा। सम इलस्ट्रेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है कैसे पता चलेगा? फॉर्मिंग अ सब्सिडी टू सेल द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट पेरेंट कंपनी, एप्पल को अपना कोई सामान बेचना, उसने यहाँ पर क्या करा, उसने अपनी कोई यहाँ पे सब्सिडरी खोल ली और सब्सिडरी खोलने के बाद वो अपना सामान बेच रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगला पढ़ना, मेंटेनिंग अ ब्रांच इन इंडिया फॉर सेल परचेज ऑफ गुड, मेंटेनिंग स्टॉक, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, आपने अपने किसी एजेंट के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट एक कोई ब्रांच खोल ली जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, गुड्स मेंटेन कर रहे हो, क्या है? बिजनेस कनेक्शन है, ठीक है। अगला, अपॉइंटिंग एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू नॉन रेसिडेंट बिजनेस, बाहर का कोई बिजनेस चल रहा है लेकिन उसके लिए आपने कोई इंडिया में एजेंट अपॉइंट कर लिया और एजेंट सारे के सारे यही काम कर रहा है, आपके बिहाफ पे गुड्स बेच रहा है, स्टॉक को मेंटेन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, हम मान लेंगे भैया बिजनेस कनेक्शन है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन इफ ऑल बिजनेस एक्टिविटी आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, इंडिया में नहीं हो रही, ओनली सच पार्ट ऑफ इनकम इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, इसका मतलब क्या है? आपकी एक्टिविटी कुछ इंडिया में हो रही है, कुछ पाकिस्तान में हो रही है, कुछ लंदन में हो रही है, तो भैया मैं टैक्स के पर्पज के लिए सिर्फ उतनी ही एक्टिविटी पे टैक्स लगाऊंगा जो इंडिया पे हो रही है और वहां से जो इनकम आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। बस एक बात ध्यान रखना, नॉन रेसिडेंट के केस में इन चीजों को बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। परचेज ऑफ गुड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, नॉन रेसिडेंट ने इंडिया से कोई गुड्स खरीदे बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, आप ये नहीं बोलोगे वो बिजनेस कर रहा है इंडिया में, यहाँ से कोई गुड्स लेकर गया एक्सपोर्ट कर रहा है खाली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से गुड्स लेकर के इंडिया में उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर रहा है और फिर बेच रहा है तो बिजनेस कनेक्शन, सिर्फ एक्सपोर्ट के केस में नहीं होगा। अगला, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन इंडिया वेयर सच नॉन रेसिडेंट बीइंग इंडिविजुअल इज नॉट अ सिटीजन इन इंडिया, ऐसे किसी बंदे ने आके यहाँ पे शूटिंग करी जो ना तो इंडिया का सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है, बाहर का बंदा है, फर्म विच डू नॉट हैव एनी पार्टनर हु इज सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई ऐसी फर्म ने करी या कोई ऐसी कंपनी ने करी जिसका कोई शेयर होल्डर इंडिया का बंदा नहीं है, वो आके यहाँ इंडिया पे कोई भी शूटिंग करके गया, सीधी सी बात है वो बाहर अपने लोगों को इंडिया के बारे में कुछ दिखाना चाह रहा है, उसको प्रमोट करो, उस पर बिजनेस कनेक्शन मत लगाओ, उन पे कोई टैक्स मत लगाओ, ठीक है। कलेक्शन ऑफ न्यूज फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, यहां से कोई न्यूज लेकर के गया इंडिया में दिखाने के लिए नहीं, इंडिया के बाहर, क्योंकि अगर आपने इंडिया में दिखाई, आप यहां से पैसा कमा रहे हो, यहां से पैसा कमा रहे हो, फिर तो आना चाहिए। वो कह रहा है यहां से कोई न्यूज लेकर के आप बाहर दिखा रहे हो तो हम उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं माने, ठीक है। लास्ट, एक्टिविटी कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रॉ डायमंड, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड नहीं, सॉरी सॉरी एक सेकंड होना, स्पेशल, स्पेसिफाइड नहीं, स्पेशल नोटिफाइड जोन, स्पेशल नोटिफाइड जोन,
स्पेशल नोटिफाइड जोन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे स्पेशल नोटिफाइड जोन है जहां पर क्या करा जाता है, जब खान से डायमंड्स को निकाला जाता है तो उनकी कटिंग करी जाती है, उनकी पॉलिश करी जाती है। उन एक्टिविटीज को देखने के लिए, उन एक्टिविटीज को करवाने के लिए कोई बंदा इंडिया आ रहा है, आप नहीं मानोगे बिजनेस कनेक्शन है। ऐसा क्यों करा गया? ताकि डायमंड की ट्रेडिंग को प्रमोट करा जाए। अगर आप पहले ही उन लोगों पर ज्यादा टैक्स वगैरह लगा दोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इन लोगों को बिजनेस कनेक्शन नहीं माना गया। सर फिर बिजनेस कनेक्शन है क्या? जब आप इंडिया में कोई ऑर्डर ले रहे हो, कोई एजेंट को बिठा रखा है, कोई सब्सिडरी है जो ऑर्डर ले रही है, कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, स्टॉक को मेंटेन करके रख रही है, ये सब बिजनेस कनेक्शन है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट के लिए कोई गुड्स ले गए नहीं है। आपने कोई यहाँ पर फिल्म की शूटिंग करी जिसको आप इंडिया के बाहर दिखा रहे हो, कोई न्यूज़ लेगा यहाँ से इंडिया के बाहर दिखा रहे हो, या डायमंड की कोई भी एक्टिविटी जो स्पेशल नोटिफाइड जोन में हो रही है उसको नहीं माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट क्लास क्या क्या होगा बता देता हूँ। ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे बतानी है, इन छोटी मोटी चीज़ों पे आप क्वेश्चन कर चुके हो तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। जैसे ही अपना ये टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद बस हमारा अमेंडमेंट वाला पार्ट बचा है। अमेंडमेंट में मान के चलो 15 से 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाएगा आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, एक क्लास और लगेगी, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो जैसे चैप्टर खत्म होगा ट्राई करना चैप्टर 1 2 को साथ में पढ़ लो, एक टेस्ट ले लेंगे फिर उसका। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।